नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले आपको पता होगा हमने सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट यहाँ पे लेक्चर जो ट्यूटोरियल है वो कवर किया है। कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो उस सीरीज़ को जाकर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है आसानी से समझ में आने वाली है। इसके अलावा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हम जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे कि प्रोग्रामिंग जो सीखना है वो क्यों ज़रूरी है और कौन सी प्रोग्रामिंग हमको सीखना ज़रूरी होता है। सी प्लस प्लस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ मैं बेसिक रूप से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि आपके लिए कुछ सुझाव है यहाँ पे कि किसी किसी के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न होता है, तो उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले यानी कि आप बिगिनर्स हो, यानी कि शुरुआत आप कर रहे हो प्रोग्रामिंग सीखने की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। प्लेटफॉर्म से मैटर नहीं करता है, वैसे कि देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके लिए हम जो है टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम जो है देव सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। हमने सी लैंग्वेज जब पढ़े थे तो हमने सभी प्रोग्राम में जो आईडी है वो देव सी प्लस प्लस यूज़ किए। इसके अलावा बहुत सारे जो आईडी होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो हमारी आईडी होती है यानी प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि जो लूप होते हैं प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, जो लूप होती है, उसके अलावा फंक्शंस होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, ये सभी जो होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे वर्क नहीं करते। इनका इस्तेमाल सेम ही होता है, मतलब काम करने का तरीका जो होता है उनका सेम ही होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बिगिनर हो और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आकर्षित करती है और कोई प्लेटफॉर्म आपको आकर्षित करता है, तो ज़रूरी आपको वहाँ पे जाने की, क्योंकि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रति आपका आकर्षण रहेगा तो आपको सीखने में भी बहुत आसान होगी। और जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है उस प्लेटफॉर्म के प्रति आपका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आकर्षण नहीं रहेगा तो आपको सीखने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है। तो यदि आकर्षण है तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उस प्लेटफॉर्म के प्रति आप जो है उसका रुझान रख सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रोग्राम की बात करें, मतलब जो प्रोग्राम के लॉजिक होते हैं, लॉजिक या जो फॉर्मूला होते हैं वो बताते हैं कि आप प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस की, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए रियल वर्ल्ड मतलब जो वर्तमान में जो दुनिया है उसके अनुसार जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कैसे करते हैं कोई प्रोग्रामिंग सीख है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखना तो आसान होता है, परंतु उस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये ज़रूरी मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे हम उदाहरण देखते हैं, एरे आपने सीख लिया है प्रोग्रामिंग में, फंक्शन आपने सीख लिया है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है उसके प्रकार आपने सीख लिया है। उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप जो वर्तमान की जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन या उनको सॉल्व आप कैसे करते हो, ये ज़रूरी बात है। इसके अलावा आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। परंतु अगर आप मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो आपके लिए क्या है, जो ह्यूमन थिंग्स होती है वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें, उनको यहाँ पे आप उनके आधार पर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे तो उनको सीखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। पर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा लैंग्वेज कोई भी हो, उसका मूल स्ट्रक्चर जो लॉजिक होते हैं वो सारी चीज़ सेम होती है। जैसे कि हम देखें तो देखिए यहाँ पे मेथड और जो सिंटैक्स है वो अलग हो सकता है उन प्रोग्रामिंग का, लॉजिक और स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा। जैसे प्लस ऑपरेटर की बात करें तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा, ए और बी दोनों को जोड़कर इधर सी में यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। पर थोड़ा सा तरीका जो है प्रोग्रामिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग की बात करें जो लैंग्वेज है उसमें इनका जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, पर प्लस ऑपरेटर हमेशा काम करेगा क्या, प्लस करने का। इसके अलावा सी प्लस प्लस की बात कर लेते हैं हम। सी प्लस प्लस में कुछ एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं सी की अपेक्षा, जैसे कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, ओप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फाइल हैंडलिंग है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। तो ये सारी चीज़ हमको सी प्लस प्लस में देखने को मिलती है। परंतु इन फीचर्स का उपयोग करके हम अगर देखें
कुछ पैटर्न बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ जो होते हैं हम बना सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हम सी प्लस प्लस में जो बनाएंगे वो अलग अदर लैंग्वेज में नहीं बना सकते। तो सी प्लस प्लस हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जैसे कोड का यूज़ करना है, यानी कि बार बार अगर हमको कोड का यूज़ करना है तो सी प्लस प्लस हमारे लिए उपयोगी होता है। जैसे कि कुछ एडवांस फीचर्स उसके इसमें मदद करते हैं, ठीक है। जैसे डेटा सिक्योरिटी इसमें हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ जैसे प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलाना है, ये तो लॉजिक पर निर्भर करता है, परंतु डेटा का रीयूज़ कैसे करना है ये उप्स की जो भी फैसिलिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है सी लैंग्वेज में। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो गूगल में या फिर यूट्यूब में आप सर्च करते हो तो आपको बहुत तरह तरह के जो है मतलब जो है सुझाव देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपके लिए पाइथन जो है फ्यूचर लैंग्वेज है, कोई कोटलिन सीखना ज़रूरी समझता है, परंतु कुछ लोग यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज और जो अन्य जो पुरानी लैंग्वेज उनको आउटडेटेड बोलेंगे। परंतु देखिए सी लैंग्वेज अगर सीख लोगे आप तो मदर लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज भले ही आउटडेटेड मानी जाएगी, परंतु सी लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आपको अन्य लैंग्वेज सीखने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु आपके लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपके लिए प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, ना कि भाषा सीखना जरूरी है। भाषा तो एक मतलब एक प्रकार से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर चलती है, तो किस भाषा का उपयोग करना है वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु प्रोग्रामिंग आपसे बन जाएगी तो आप किसी भी भाषा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो आपको इन पॉइंट से पता चल गया होगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे लैंग्वेज आउटडेटेड हो सकती है, परंतु जो प्रोग्रामिंग आप सीखोगे तो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूँ वो आपके लिए प्रोग्रामिंग यानी रियल वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा ये। तो इसलिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज जो होती है जैसे मान लीजिए सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस जो एक प्रकार से भाषा है तो उसकी एक लिमिट हो सकती है, परंतु यदि मैं बात करूं प्रोग्रामिंग के तो प्रोग्रामिंग की कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग को आप इम्प्रूव कीजिए, ना कि भाषा को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम जो है यहाँ पे क्या शुरू करने वाले हैं, सी प्लस प्लस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का, उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स जानेंगे और उसके बाद जो है रियल वर्ल्ड में यानी कि वर्तमान में सी प्लस प्लस का उपयोग क्या हो रहा है, और साथ ही सी और सी प्लस प्लस में दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों के प्रोग्राम में अंतर देखेंगे। इसके अलावा देव सी प्लस प्लस और टर्बो सी में क्या अंतर है प्रोग्रामिंग करने का, दोनों में यहाँ पे अंतर देखेंगे और उसके बाद जो है आगे की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है उप्स, यानी कि इसके अंदर उप्स के फीचर्स अवेलेबल है। अब उप्स के फीचर्स होते क्या है वो हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस को बनाने का काम किया था बीजार ने स्ट्रोस्टप के द्वारा 1983 में। AT&T वेल जो लैब है उसमें विकसित किया गया था इसको। सी प्लस प्लस में जो है सी के सारे जो फीचर्स है वो ऐड है और साथ ही ये अपडेटेड वर्जन बोला जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सी प्लस प्लस में सी के सारे फीचर्स अवेलेबल है, जो सारी विशेषता है वो समर्थन यहाँ पे करता है। इसके अलावा ओप्स के फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। यदि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम सी में बनाए गए हैं तो इसे सी प्लस प्लस में और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है एडवांस फीचर्स के साथ में। इसमें दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम देख सकते हैं सी और सी प्लस प्लस दोनों शामिल है, इसलिए इसको एक हाइब्रिड लैंग्वेज की संख्या भी दी गई है। साथ ही हम देखें तो सी प्लस प्लस लो लेवल और हाई लेवल दोनों की विशेषताओं को सपोर्ट करता है, इस कारण इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। सी प्लस प्लस के कई फीचर्स को मॉडर्न लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, इसलिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है मतलब जो शिक्षण संस्थान है उसमें इसको काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो फीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें हम बेसिक रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल। सिंपल का मतलब होता है ये जो सी प्लस प्लस है इसका मतलब है कि ये काफ़ी सरल भाषा है और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का जो है यहाँ पे उपयोग करती है, यानी कि जो बहुत बड़ी समस्या होती है उसको अलग अलग भागों में यहाँ तोड़कर लिखा जाता है। लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, इसका काफ़ी कंप्लीट सेट देखने को मिलता है। डेटा जो रिपोजिटरी है, डेटा संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है, इस कारण इसको जो है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज बोला जाता है। साथ ही हम देखें तो ये मशीन इंडिपेंडेंट
या हम बोल सकते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जब आप एक मशीन पर प्रोग्राम बनाओगे तो उस प्रोग्राम को दूसरी मशीन पर चलाना आसान होता है, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, किसी मशीन विशेष पे आधारित नहीं होती है, इसलिए इसको पोर्टेबल बोला जा रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है। इसके अलावा मिड लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों के प्रोग्राम को यहाँ सपोर्ट करती है, इसलिए इसको जो है मिड लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। यानी कि C++ का उपयोग निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी किया जाता है, और इसका उपयोग सिस्टम एप्लीकेशन जैसे कि कर्नेल है, जो ड्राइवर है, कर्नेल मतलब लाइनेक्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं ड्राइवर, यानी कि कोई भी डिवाइस अगर लगाते तो उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, आदि को विकसित करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। और यह जो है हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग है उसकी सुविधा को भी यहाँ पर सपोर्ट करती है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज की संज्ञा दी गई है। साथ ही हम देखें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इस के अंतर्गत जो है हम फंक्शन का उपयोग करके प्रोग्राम को अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं, इसलिए इसे समझना और उसको एडिट करना काफ़ी आसान होता है। रिच लाइब्रेरी की अगर बात करें तो इसमें जो है काफ़ी इनबिल्ट फंक्शन मौजूद है। फंक्शन का मतलब होता है जो जिसके द्वारा जो है हम किसी विशेष काम को कर सकते हैं, जो काफ़ी तेज यहाँ पे होते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉल करके हम काम करा सकते हैं, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जहाँ स्टोर होते हैं उनको बोला जाता है लाइब्रेरी, यानी कि काफ़ी रिच लाइब्रेरी अवेलेबल है C++ के अंतर्गत। इसके साथ ही हम देखें तो मेमोरी मैनेजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि मेमोरी प्रबंधन हम बोल सकते हैं। तो यह डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेशन है उसकी सुविधा को भी यहाँ पर सपोर्ट करती है। C++ लैंग्वेज में हम फ्री फंक्शन जो मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत यूज़ किया जाता है उसको कॉल करके किसी भी समय मेमोरी को आवंटित या फिर एलोकेट करके यहाँ पे फ्री भी कर सकते हैं और एलोकेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं C++ में। फास्ट स्पीड, यानी कि इसकी जो गति है काफ़ी तेज है, यानी कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों ही यहाँ पे काफ़ी तेज गति से होता है। पॉइंटर की अगर बात करें, पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट करता है, तो ये जो होता है C++ में पॉइंटर की सुविधा दी गई है, और हम सीधे पॉइंटर का उपयोग करके मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हम पॉइंटर का उपयोग करके मेमोरी स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे आदि के लिए भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं रिकर्सन की, तो रिकर्सन की सुविधा C में भी अवेलेबल थी और C++ में भी है। तो रिकर्सन होता क्या है, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही को अगर कॉल किया कर दिया जाता है तो सिंपल सी बात, इसको क्या बोलेंगे, रिकर्सन बोलेंगे। तो रिकर्सन क्या है, C++ में हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, और यह प्रत्येक फंक्शन के लिए कोड का पुनः उपयोग प्रदान करता है। इसके अलावा एक्सटेंसिबल की बात करें तो एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि इसमें कुछ नई सुविधाओं को अगर जोड़ना है C++ में तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं, इसलिए एक्सटेंसिबल इसमें अवेलेबल है, यानी कि इसकी विशेषता अवेलेबल है। साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओप्स जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, यानी बार बार अगर हमको कोई काम करना है तो हम ऑब्जेक्ट बनाकर क्लास बना लेते हैं, और क्लास के बाद उसको ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लेते हैं बार बार। ये होता क्या है, आगे हम विस्तार से जानने वाले हैं। फिर कंपाइलर बेस्ड की अगर बात करें, लास्ट जो फीचर्स है, C++ एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बिना जो होता है कोई भी प्रोग्रामिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं की जाती, यानी कि जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड को कंपाइलर के माध्यम से ऑब्जेक्ट कोड में यहाँ पे बदला जाता है, इस कारण यहाँ पे कंपाइलर यूज़ होता है, तो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक फीचर्स, ये हमने देखे यहाँ पे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब बेसिक फीचर्स हमने देख लिए तो यहाँ पे C++ का उपयोग क्या है, वर्तमान में रियल लाइफ में जो C++ है उसको उपयोग क्या होता है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं, ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी है, जैसे कि देखिए विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ओएस, ये सभी जो है ये सभी C++ के अंतर्गत यहाँ पे बनाने के लिए, मतलब C++ के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरे हमने देखे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सभी C++ के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम गेमिंग की बात करें तो जैसे देखिए गेमिंग है, एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सभी के अंतर्गत जो हाई यूजेस वाले सॉफ्टवेयर है ये सभी विकसित किए जाने का काम जो है C++ के अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अलावा C++ काफ़ी तेज स्पीड प्रदान करता है, तो इस कारण यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है, जैसे कि हम देख सकते हैं
गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है और अन्य जैसे कि हम देखें तो याहू भी हो सकता है। ये सभी जो है इसके उदाहरण है। इसके अंतर्गत ही यहाँ पे हमको जो है C++ की कोडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे जावा है, सी है, सी शार्प है, इनके कंपाइलर को डिज़ाइन करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? C++ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा डेटाबेस एक्सेस की बात करें जैसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला जो MySQL है, MySQL आप देख सकते हैं, ठीक है, MySQL डेटाबेस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके अंतर्गत जो भी इनबिल्ट रूप से देखें तो C++ यहाँ पे देखने को मिलता है और डेटाबेस को एक्सेस करने में ये काफ़ी तेज स्पीड प्रदान करता है। इसके अलावा हम देखें मीडिया प्लेयर की बात करें, मीडिया प्लेयर बनाने के साथ साथ C++ का उपयोग जो मीडिया फाइल है उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा C++ का उपयोग जो है ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग होती है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हम देख सकते हैं जैसे यूट्यूब है, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, इसके लिए भी यहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हम देखें तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है जैसे रोबोटिक्स है, राउटर सिस्टम, ड्राइवर है, नेटवर्किंग स्विच है, इनको सबको कंट्रोल करने के लिए C++ का उपयोग किया जाता है। कुछ अदर यूजेस की बात करें जैसे CD कैमरा सिस्टम है, MRI मशीन है, इसके अलावा विजुअल इफेक्ट है, मोबाइल सेंसर है और इसके साथ ही स्मार्ट वॉच की अगर बात करें, गेमिंग टूल, मल्टीटास्क ऑपरेशंस है, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, इन सभी को मैनेज करने के लिए भी यहाँ पे C++ का उपयोग किया जाता है। तो हम बात करें यहाँ पे C++ की तो सभी उप प्रकार की जो प्रोग्रामिंग भाषाओं का आधार है और ये जो होता है हम अगर C++ के अंतर्गत इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आने वाली जितनी भी उप्स आधारित लैंग्वेज है उनके लिए आधारभूत रूप से ये जो है काम करता है C++, ठीक है। सभी मॉडर्न जो लैंग्वेज है उसमें अधिकांश फीचर जो C++ के देखने को मिलते हैं, इसलिए यदि आपके पास C++ में अच्छा स्किल है, अच्छे से आप C++ सीख जाते हैं तो आप अन्य लैंग्वेज जैसे कि जावा है, PHP है, एंड्रॉयड, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कमांड आसानी से बना सकते हैं। इसलिए यदि बात करें अन्य भाषाओं को सीखने की तो आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको C सीखना जरूरी है, उसके बाद आपको C++ सीखना जरूरी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत लॉजिक्स है, एक्सप्रेशन बनाने की क्षमता को विकसित करना अपने अंदर और एक जो प्रोग्राम है उसकी मूल संरचना होती है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें प्रोग्रामिंग सीखना है ना कि प्रोग्रामिंग भाषा सीखना है। प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके अंदर इम्प्रूव होना चाहिए ताकि आप आने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषा है उनमें आप जो है आसानी से अपनी कमांड बना सकें। तो यह आवश्यक नहीं कि आप C++ से पहले C सीखें, परंतु C सीखने से आपको जो है ये आसान लगेगी, ठीक है। हालांकि मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगा, पर आप C अगर सीख लेते तो आपको C++ सीखने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली। तो चलिए C और C++ के बीच में जो है अंतर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ एक प्रोग्राम दिया है छोटा सा और ये जो प्रोग्राम है किसके अंतर्गत यूज़ किया गया है? ये यूज़ किया गया है देव C++, ठीक है। तो देव C++ एक आईडी है, उसके अंतर्गत मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो एक तरफ आपको C का प्रोग्राम देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको C++ का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो बेसिक अंतर क्या है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको हेडर फाइल देखने को मिलेगी। हेडर फाइल होती क्या है? हेडर फाइल वह होती है इसके अंतर्गत जो भी हम फंक्शन, जो भी मेथड उपयोग करते हैं उनकी डेफिनेशन इसके अंतर्गत उपयोग मतलब डिफाइन कर ली जाती है। तो अगर हम इस हेडर फाइल को नहीं लेते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो यहाँ पे फाउंड नहीं की जाएगी, उसकी विशेषता यहाँ पे दिखेगी नहीं। तो इसलिए हेडर फाइल लेना बहुत जरूरी है। हेडर फाइल हम ले लेंगे तो इसके अंतर्गत जो भी यूज़ किया जा रहा है उसकी विशेषता यहाँ से निकाल ली जाएगी। उसके बाद इंट तो एक डेटा टाइप है कि रिटर्न टाइप बताता है और मेन एक फंक्शन है जो कि प्रोग्राम का मेन दरवाजा होता है। जब भी कंपाइलर आएगा कंपाइल करने के लिए सबसे पहले यहीं पे आएगा और ये स्टार्टिंग पॉइंट है कंपाइलर मतलब इसका मेन फंक्शन का और ये एंडिंग पॉइंट है। कर्ली ब्रैकेट है लेफ्ट और राइट। इसके अंतर्गत हम बेसिक चीज देखें तो प्रिंट ऐप एक प्रकार से किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पर प्रिंट ऐप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करते हैं और बीच में डबल कोट में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको सेम टू सेम प्रिंट कराना। तो हमने लिखे हेलो SSW। और रिटर्न देखिए इंट हमने लिए हैं तो रिटर्न देना जरूरी है। और अगर हम यहाँ वॉइड लेते हैं, जैसे हम वॉइड एक डेटा टाइप लेते हैं तो उसमें रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु हमने लिए इंट तो यहाँ पर रिटर्न 0 हम दे देते हैं। ये कंपलसरी, इंट अगर लिए तो ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा हेलो SSW,
हेलो SSW इसका आउटपुट आ जाएगा। अब वहीं अगर बात करें C++ की, तो यहाँ stdio.h के अंतर्गत देखिए ये जो है हेडर फाइल है, इसी के अल्टरनेट में यहाँ पे यूज़ की जाती है। इंक्लूड तो लिया जाएगा, परंतु यहाँ पे हेडर फाइल stdio.h के अलावा यहाँ उसके अल्टरनेटिव IO स्ट्रीम ली जाएगी, और यहाँ .h लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसमें? देव C++ में। ठीक है, हम टर्बो C++ में भी देखेंगे कि उसमें क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई भी सी आउट है, सी इन है, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज़ करना पड़ता है, नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस। और एसटीडी का मतलब आप समझ सकते हैं स्टैंडर्ड, एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे सारी चीज़ डिफाइन होती है। तो ये आपको उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे? देव C++ में। और इंट मैन हम सेम टू सेम ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। अब यहाँ प्रिंट एफ लिया गया था, तो प्रिंट एफ के बदले में C++ में क्या यूज़ होता है? सी आउट यूज़ होता है। तो आप समझ जाइए, प्रिंट एफ आपको यूज़ नहीं करना, सी आउट यूज़ करना है। और ये इंसर्शन ऑपरेटर आप देख सकते हैं कौन से, देखिए डबल लेस देन, ये आपको उपयोग करना कहाँ पे? सी आउट के बाद में। और डबल कोट आपको लेना ही है, और हेलो SSW लिए, और देखिए यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है। तो आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता होगा, देखिए क्या देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं। और रिटर्न आपको 0 करना ही करना है। इसका भी आउटपुट क्या आने वाला है? इसका भी आउटपुट आने वाला है हेलो SSW। ठीक है, तो ये आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब इसी प्रोग्राम को हम देखते हैं टर्बो C++ में, मतलब जो ID होती है, कंसोल ID होती है। तो यहाँ पे देखिए इंक्लूड stdio.h ली हैं, इसके अलावा कौन IO.h ली हैं। कौन IO.h क्यों लेते हैं? देखिए CLR और SCR और getCH ये दोनों की विशेषताएं कहाँ पे शामिल है? कौन IO.h में। और प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप की विशेषता है stdio.h में। इंट मैन हमने ले लिए सेम टू सेम, CLR SCR ले लिए, getCH ले लिए, किससे? कौन IO.h से। और प्रिंट ऐप हमने SSW ली हैं, सेम टू सेम हो गया, रिटर्न टाइप 0 दे दिए। ये आउटपुट, इसका आउटपुट भी क्या आएगा? हेलो SSW इसका आउटपुट आने वाला है। अब यहाँ क्या अंतर होने वाला है? किसमें? टर्बो C++ में। ये देखिए C लैंग्वेज का प्रोग्राम है और ये C++ का प्रोग्राम है। तो C++ में क्या अंतर होगा? देखिए stdio.h के बदले में हमने क्या लिए हैं? IOStream.h। देखिए टर्बो C++ में आपको .h लगाना जरूरी है, परंतु देव C++ में आपको .h लगाने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे आपको कौन IO.h भी लेना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिए हैं, क्योंकि यहाँ CLR और SCR और getCH, CLR SCR getCH दोनों लिए हैं, इसलिए कौन IO.h लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों की विशेषता यहाँ पे है। और सी आउट और सी इन दोनों की विशेषता है IO स्ट्रीम में है। ठीक है, तो ये ले लिए, इंट मैन हमने ले लिए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, सी आउट हमने जैसे कि वैसे ले लिए, और रिटर्न टाइप भी हमने 0 ले लिए। इसका आउटपुट भी क्या आएगा? इसका आउटपुट भी आपको आने वाला है हेलो SSW। ठीक है, ये आपको आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में, देखिए यहाँ देव C++ में अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और यदि आप टर्बो C++ में उपयोग करते हैं कोई भी ID तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अंदर का सारा चीज़ बेसिक वैसे रहना है, पर आपको सिर्फ हेडर फाइल जो है उसको चेंज देखना है। यहाँ पे आपको हेडर फाइल देखना है कौन सी ली है, और नेम स्पेस लेना है। यहाँ पे आपको नेम स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देख भी लेते हैं हम। जैसे सी की बात करें तो ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम पॉप बोलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, जिसे ओप्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता सी में, इसमें रेफरेंस वेरिएबल होता है। इसके अलावा इसमें स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप यूज़ होता है, और इसी के बदले में यहाँ पे स्कैन ऐप के बदले में सी इन यूज़ होता है, और प्रिंट ऐप के बदले में सी आउट यूज़ होता है। सी की बात करें तो यहाँ पर जो है किसी स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन प्रकार के नहीं हो सकते, और सभी मेंबर डेटा टाइप प्रकार के होंगे। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर के मेंबर डेटा टाइप और फंक्शन दोनों प्रकार के संभव है। अब देखिए ये पॉप टाइप लैंग्वेज है, कौन सी? सी लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए यह क्लास, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब उप्स के कोई भी फीचर्स को सपोर्ट नहीं करेगी, परंतु ये उप्स के सभी फीचर्स को सपोर्ट करती हैं। फिर इसके अलावा देखिए मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड कैलॉग मैलॉग जो है इसका यूज़ होता है, जबकि मेमोरी डी एलोकेट लोकेट फ्री से रिलेटेड यहाँ पे उपयोग नहीं होता। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन न्यू ऑपरेटर से किया जाता है, जबकि मेमोरी डी एलोकेट यहाँ पे ऑपरेटर डिलीट से किया जाता है। इसके अलावा सी लैंग्वेज की बात करें तो एक प्रोग्राम फंक्शन में जो है बटा होता है, यहाँ पे प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट में बटा होता है, क्योंकि मेन जो है सिद्धांत क्लास और ऑब्जेक्ट, मतलब जो उप्स के मेन सिद्धांत क्लास और ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलता है। इसकी फाइल जब बनाते हैं तो इसमें .c एक्सटेंशन से सेव होता है, परंतु C++ की फाइल जब बनाते हैं तो .cpp नाम से एक्सटेंशन नाम से सेव होता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है।
तो यहाँ देखिए सी और सी प्लस प्लस के बीच अंतर के बारे में यहाँ पे बात करें तो सिर्फ उप्स का अंतर हमको देखने को मिलता है। उप्स का कॉन्सेप्ट देखें तो क्लास ऑब्जेक्ट पर आधारित है, क्योंकि सी प्लस प्लस में उप्स की लगभग सभी विशेषताएं जैसे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हाइडिंग है, इनहेरिटेंस है, इन सभी के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। अब हम इसके बाद जो है उप्स के जो भी बेसिक रूप से जो फीचर्स होते हैं उप्स के, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस से संबंधित ये जो भी मैंने समझाया हूँ, ये सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ।